हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिटरमिनेंट की एक्सरसाइज। अगर पुरानी बुक के बारे में बात करें तो 4.6 और नई बुक में बात करूं तो ये एक्सरसाइज है आपकी 4.5। इस एक्सरसाइज में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कि इक्वेशन जो होती है लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, उसकी एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं, यूनिक सोल्यूशन कब होगा, इनफिनाइट सोल्यूशन कब होता है और नो सोल्यूशंस कब होता है। अब दिमाग में एक बात आ रही होगी, यार ये सारी बातें तो हमने 10th में पढ़ी थी, वहां तो वो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 कर लेते थे, तो क्या यहाँ पे कोई नया फंडा है? फंडा वही है अगर दो इक्वेशंस है तो, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स का यूज करके कर रहे हैं। अगर मेरे पास एमसीक्यू है तो मैं बोले फंडा यूज कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे पास दो से ज्यादा इक्वेशंस है तो फिर मैं क्या करूंगा? तो आज की क्लास में हम वही सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलूंगा, लक्ष्य को पाने की चिंगारी रखो सीने में। अरे संघर्ष से मत डरो, अरे संघर्ष से मत डरो, अरे तभी तो मजा है जीने में। तो मेहनत करते रहो, अपने सपने आपके अपने आप पूरे हो जाएंगे अगर आप मेहनत करते रहेंगे लगातार। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज देखते हैं भैया, सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। आपने कई जगह वर्ड पढ़ा होगा, एक सिंगुलर मैट्रिक्स के ऊपर एमसीक्यू बहुत बारी बोर्ड में आया हुआ। जहां पे भी सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो इसका मतलब वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए भैया? 0 होनी चाहिए। अगर डिटरमिनेंट दिया है, मैं सॉल्व करूंगा तो वो 0 अगर आ गया तो मैं बोल दूंगा वो मैट्रिक्स क्या थी? सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैं बोल देता हूं कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नॉन सिंगुलर को हम इन्वर्टेबल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इन्वर्टेबल क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर जब हम इनवर्स निकालते हैं, लास्ट वीडियो मैंने सिखाया था कि इनवर्स इक्वल टू कितना होता है? 1 में डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए, अगर मैं यहां पे 1/0 लिख दूं तो क्या इनवर्स फाइंड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि 0 आ गया, 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। लेकिन अगर 0 के अलावा कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव में हो नेगेटिव में हो, तो इनवर्स फाइंड तो होगा ही होगा। ये पक्की बात है। तो अगर मेरे पास डिटरमिनेंट 0 आता है, उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं और नॉन इन्वर्टेबल भी बोलते हैं कि उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए लिख लेना यहां पे अपने पास कि सिंगुलर मैट्रिक्स स्लैश नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। और नॉन सिंगुलर को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है, वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब अगर मुझे इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना चाहिए? ऑलवेज डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहिए। अब बोलोगे बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन सर इक्वेशंस के बारे में यहां तो कहीं बात ही नहीं हुई। अभी करते हैं भाई। अब अगर हम क्वेश्चन देखें तो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास होता है, जैसे कि आपने 10th में पढ़े थे तो कुछ ऐसे इक्वेशंस पढ़ी थी, दो इक्वेशन दी होती थी, आप वहां क्या निकालते थे? a1/a2 निकालते थे। अगर a1 देखूं 1 है, a2 देखूं 2 है, तो 1/2 आ गया। b1/b2 के बारे में बात करते हैं तो कितना है? 2, और ये कितना है? 3। 2/3 ये दोनों नॉट इक्वल है, तो आप 10th क्लास के अंदर बोलते थे a1/a2 नॉट इक्वल है b1/b2 के, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशंस बोलते थे। कि इसका सर सॉल्व करेंगे तो x और y की एक एक की वैल्यू आएगी जो कि यूनिक होगी सबसे, ठीक है, और कोई पॉइंट पे नहीं होगा। सर ये क्वेश्चन तो ऐसे भी कर सकते हैं, अरे एमसीक्यू है तो कर सकते हो, लेकिन वो अपने से क्या पूछ रहा है? कंसिस्टेंट इन कंडीशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो डिटरमिनेंट का तो यूज, मैट्रिक्स का यूज तो करना ही पड़ेगा अगर सब्जेक्टिव में है तो अब हमें ये तो पता लग गया यूनिक है, लेकिन मैट्रिक्स से कैसे पता लगेगा? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में दो आती है। कंसिस्टेंट के अंदर दो आती है मेरे पास। कौन कौन सी होती है कंसिस्टेंट के अंदर? एक तो होता है यूनिक सॉल्यूशन, जिसका एक सॉल्यूशन मिल रहा है एक्स और वाई का। एक आता था इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, कि एक से ज्यादा कुछ तो मिल रहा है, मतलब बहुत सारे मिल रहे हैं, एक में एक मिल रहा है और एक में बहुत सारे मिल रहे, दोनों को कंसिस्टेंट बोला जाता है। और नो सॉल्यूशन को बोला जाता था इनकंसिस्टेंट, जिसमें लाइंस पैरेलल बनती थी, दो इक्वेशंस होती थी, क्योंकि वो कट नहीं करती थी एक दूसरे को, ठीक है। तो कंसिस्टेंट में कौन कौन सी आ गई भाई?
यूनिक भी होती है और इनफिनाइट भी होती है। और इनकंसिस्टेंट में कौन सी होती है? नो सोल्यूशन होती है। लेकिन सर 3 इक्वेशन अगर हो तो कैसे पता लगेगा कि वो यूनिक है, वो इनफिनाइट है, कि वो नो सोल्यूशन है? इस पे अब हम देखते हैं। केस नंबर 1 देखिए, यहां पे उसने साफ साफ लिखा है consistent system of equation is said to be consistent if its solution one or more, दोनों ही consistent में आती है। इनकंसिस्टेंट के बारे में क्या कह रहा है? इनकंसिस्टेंट में a system of equation is said to be inconsistent it solution does not exist, मतलब जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल रहा उसको इनकंसिस्टेंट बोला जाता है। अब जरा ध्यान से देखना, अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो कुछ इस फॉर्म में है। अगर मैं इसको 3 मैट्रिक्स में डिवाइड कर रहा हूं, पहली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख रहा हूं, वो कैसे बनेगी? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से, a1 b1 c1, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। दूसरी मैट्रिक्स बना रहा हूं x, जो कि बनेगी वेरिएबल से। कौन से? एक्स वाई जेड वेरिएबल है तो एक्स मैट्रिक्स बन गई वेरिएबल से। और तीसरी मैट्रिक्स अपन बनाते हैं बी मैट्रिक्स, जो कि बनती है कांस्टेंट से। अब इसको ए एक्स बी में तो लिख लिया, इसका फायदा क्या हुआ? अगर आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ए एक्स इक्वल टू बी लिख दूं तो क्या ये सही है? चेक करना। ए मैट्रिक्स की एक्स मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करूं और बी के इक्वल रख दूं तो क्या दोबारा से ये मिलता? जहां इसको मैंने इस पार्ट में लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देखो, इस रो की फर्स्ट रो की इसके कॉलम में अगर करता तो a1x प्लस b1y प्लस c1z यही था, और इक्वल टू b है तो b का पहला एलिमेंट कितना? d1 है, तो कितना आ गया? d1 आ गया। तो दोबारा से ये मैट्रिक्स बनती। चाहे इसको मैंने इस लीनियर को मैंने इस फॉर्म में लिख सकता हूं, लिख सकते हो। अपने को निकालना क्या है? अपने को निकालनी है एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब बोल सकता हूं कि एक्स मैट्रिक्स निकालनी है। अगर एक्स मैट्रिक्स आ जाएगी तो एक्स जेड की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन कैसे निकाले? यहां तो ए एक्स इक्वल टू किसके है? बी के। मैंने क्या किया? मैंने यहां पे बोथ साइड ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी। जब ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करी तो ए इनवर्स इंटू ए होता है आई मैट्रिक्स के। ये मैंने पुरानी वीडियोस में सिखा रखा है, ए इनवर्स इंटू बी। आई मैट्रिक्स की एक्स में, आई की किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर लो, वो सेम मैट्रिक्स ही देता है हमेशा। तो एक्स किसके इक्वल हो गया? ए इनवर्स इंटू बी के हो गया। तो इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? ए इनवर्स। बी मैट्रिक्स तो गिवन है, ए इनवर्स मैट्रिक्स चाहिए। लेकिन सर ए इनवर्स तो चाहिए, तो वहां डिटरमिनेंट का क्या रोल रहेगा? जरा ध्यान से देखना। एक्स मैट्रिक्स कितनी है? ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है भैया? 1 अपॉन में डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए है और इनटू बी। तो इसका मतलब मुझे अगर एक्स मैट्रिक्स बनानी है, फाइंड करनी है, तो पहले मुझे डिटरमिनेंट चाहिए होगा। अगर डिटरमिनेंट 0 आ गया तो मैं फाइंड कर ही नहीं सकता, यही बोल दूंगा ना, 0 है। अगर 0 नहीं आया तो इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, तो एक्स वाई जेड भी निकाल लूंगा। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे क्या निकालना है? इसका मतलब ए डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? इसमें 3 केस होते हैं। देखो अभी तक सिर्फ चीजें समझिए, क्वेश्चंस करेंगे तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। पहले थोड़ी सी चीजों को समझ लेते हैं। इसमें केस बनेंगे। पहला केस है कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट। अब जब कंसिस्टेंट होता है तो पहला केस कौन सा था? यूनिक का था। अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी कर सकता हूं, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स भी यूनिक होगा, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू भी क्या होगी? यूनिक होगी। तो क्वेश्चन समझते हैं, पहले एक करते हैं। ये हमने पढ़ा था किससे? 10th का कॉन्सेप्ट लगाया था इसमें हमने, ऐसे था। अभी अब बड़े हो गए हैं, ये तो तब लगाया था जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था। लेकिन बड़े हो गए तो बड़ी शरारत करोगे ना।
तो सबसे पहले अपन कौन सी मैट्रिक्स बनाएंगे, ए मैट्रिक्स बनाएंगे। कौन सी बनती, 1 2 2 3। फिर कौन सी मैट्रिक्स बनाई थी, एक्स मैट्रिक्स बनाई थी जो कि कॉलम में बनी थी, वेरिएबल इसमें दो ही है, एक्स और वाई। फिर कौन सी बनाओगे भाई, बी मैट्रिक्स बनेगी जो कि किससे बनी थी, कोफिशिएंट से बनी थी। कोफिशिएंट कौन सा, 2 और 3 है, यही है भाई। अब हमने क्या सीखा था कि x ये हमें कौन सी फॉर्म में दिया है, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। a इंटू एक्स करूंगा तो इक्वल टू बी रखूंगा तो यही दोबारा से बन जाता। हमने क्या सीखा था, हमने क्या निकाला था पहले, x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। लेकिन ये निकालने के लिए पहले मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सिर्फ अगर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट पूछा है तो सबसे पहले मैं ये, इससे कोई मतलब नहीं है, उसके लिए मैं क्या निकालूंगा, मैं तो सीधा सीधा डिटरमिनेंट फाइंड करता। अगर मैं इसमें डिटरमिनेंट फाइंड करता तो कितना आएगा, 3 - 4, तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया है तो मैं बोलूंगा ये एक यूनिक सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। बस अगर मेरे से सिर्फ इतना पूछा, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो मेरा आंसर है कि ये कंसिस्टेंट है और यूनिक सोल्यूशन है। बस एक्स जेड की वैल्यू निकालने को नहीं बोला इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन अगर बोला होता तो क्या करते, निकाल लो ना यार। डिटरमिनेंट कितना आया, -1 आया। अपने को क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट सिखाया था लास्ट वीडियो में, मैंने कैसे सिखाया था, अगर 2 × 2 का है तो इन दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, और इन दोनों के साइन को चेंज कर लेते हैं, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस लगा देते हैं, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ। अपने को क्या चाहिए था, अपने को चाहिए था x, तो x मैट्रिक्स ए इनवर्स कितना है, एडजॉइंट आ गया, और डिटरमिनेंट कितना था, -1, तो 1 में डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, -2 -2 1, और इंटू किसके था, बी के था। बी कितनी है, 2 और 3 है, मल्टीप्लाई कर लूं इसमें, ये माइनस बाहर ही रहने देता हूं। 3 2 जा 6, -2 की 3 में करेंगे तो -6, -4, और ये कितना हो गया, +3 हो गया, यही है। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया 0, बाहर माइनस है और -1, तो आंसर आ गया 0 और 1। तो x आ गया 0, y कितना आ गया 1। चेक करके देखोगे, x 0 पुट करो और y 1 पुट करोगे तो 0 + 2 2 आ गया। x 0 पुट करो 0 और y 1 करेंगे तो 3 आ गया, तो मैच कर रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है। लेकिन हमसे वैल्यू नहीं पूछी थी इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें इतना पार्ट करना था। पहला, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा तो सीधा सीधा बोल सकते हैं हम ये यूनिक सोल्यूशन है। एक क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं भाई। ये है हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी कौन सी, 2 -1 1 1, ये ए मैट्रिक्स। मैंने इसका क्या निकाला, डिटरमिनेंट निकाला, कितना आया 2 माइनस ये -1 तो 1 हो गया, 3 आ गया, जो कि नॉट इक्वल है 0 के। तो डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 के, तो हम क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट है और कौन सी है, यूनिक है, खत्म। लेकिन अगर मुझे वैल्यू निकालने को भी बोलता कि चेक करो पहले बताओ कंसिस्टेंट है तो वैल्यू भी निकालो, तो फिर अपन क्या करते, फिर हम वही करते कि x इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी फाइंड कर लेते, तो एक्स वाई जेड आ जाता। यहाँ पे तो एक्स वाई है, जेड की जरूरत ही नहीं थी, है ही नहीं। तो लेकिन अगर डिटरमिनेंट मेरा 0 आ जाए सर, तो फिर क्या करते, फिर कैसे पता लगेगा कि वो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, कि इनफिनाइट है, कि वो नो सॉल्यूशन है। जरा ध्यान से देखना, यहां अभी हमने पहला केस किया है सिर्फ, अब हम बाकी 2 केस देखने वाले हैं, जरा ध्यान से समझना। इसमें कहता है इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हमें एक स्टेप और करना पड़ता है। यहां पे सिर्फ कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट के बारे में बात कर रहा है, सोल्यूशन के बारे में बात नहीं कर रहा।
कि सॉल्व कैसे करेंगे। अगर 0 आ जाए तो मैं उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स करूंगा। अगर ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो मैं बोल दूंगा देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट एंड हैज नो सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन हम फाइंड नहीं कर सकते। कितना आ जाए भाई, अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए और मेरा उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए बी नॉट इक्वल टू 0 आए तो मैं उसे नो सॉल्यूशन बोल देता हूं, जिसे मैं इनकंसिस्टेंट भी बोल देता हूं। जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन करते हैं तो दिमाग में बातें घुसेगी थोड़ी सी। मैट्रिक्स है मेरे पास, अगर मैं ए मैट्रिक्स यहां पे बनाऊं तो कितनी बनती भाई, 1 3 2 6। तो पहले बचपन वाला तरीका देख ले, अगर एमसीक्यू में हो तो वैसे भी तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे a1 बाय a2 निकालता तो कितना आता, जरा देखो, इसका 1 है कॉफिशिएंट, इसका 2 है। अगर b1 बाय b2 निकालता, इसका 3 कॉफिशिएंट है, इसका 6 है, तो ये भी काट के 1/2 आ गया, तो ये दोनों तो इक्वल आ गए। उसके बाद मैंने निकालता हूं c1 बाय c2 5/8, तो इसका मतलब a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। इसी को तो हम बोलते थे नो सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस, यही तो पढ़ी थी। और अगर ये भी इक्वल होती तो मैं बोलता था इनफिनाइट है, 2 में तो पकड़ में आ जाती। अब हम बड़े हो गए तो काम भी क्या करेंगे भाई, बड़ों वालों करोगे कि नहीं करोगे। मैट्रिक्स से बोला है तो मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं, उसके लिए अपने को क्या चाहिए, डिटरमिनेंट चाहिए। मैंने डिटरमिनेंट फाइंड किया, डिटरमिनेंट फाइंड जब किया तो कितना आ गया, 6 - 6। अरे बाबा रे बाबा, ये तो 0 आ गया। अब जब 0 आ गया तो क्या निकालना था भाई अपने को, हमें निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू बी के, ये निकालना था। चेक करें कितना आ रहा है। एडजॉइंट निकाले पहले। एडजॉइंट के लिए क्या सीखा था भाई हमने, कि इन दोनों को इंटरचेंज कर दे, 6 यहां आ गया, 1 यहां। इन दोनों के साइन चेंज कर दे, -3 हो गया -2। फिर किससे मल्टीप्लाई करना है भाई अपने को, इसको अपने को करना है b से मल्टीप्लाई, यही सीखा था, इनटू b। तो 6 - 3 - 2 1 इंटू बी कितना है, 5 और 8 है, 5 और 8 जरा मल्टीप्लाई करें, 6 5 = 30 और -3 की इसमें करेंगे तो 24 आ गया, -2 की 5 में करेंगे तो -10 आ गया, और 1 की 8 में करेंगे तो 8 आ गया। तो अगर मैं देखूं तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, 6 - 2 बन गई। क्या ये मैट्रिक्स 0 के इक्वल है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप बोलोगे सर ये 0 मैट्रिक्स तो नहीं है, नहीं है ना। तो इसका मतलब ये सोल्यूशन क्या होना चाहिए था, इनकंसिस्टेंट। बोलोगे कि नहीं बोलोगे भाई, वही तो आया था, देखो वहां 10th वाले कॉन्सेप्ट से किया था। तो यही तो पढ़ा था कि पहला, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये नोट कर लेना सारी बातें, तो वो सोल्यूशन हमेशा यूनिक होगा ही होगा। 0 छोड़ के कुछ भी आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ जाए, तो वो यूनिक सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर 0 आ जाए तो सेकंड स्टेप, 2 स्टेप करने पड़ेंगे। डिटरमिनेंट 0 आया तो सेकंड स्टेप में हमें एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स इनटू बी निकालना है। अगर वो नॉट इक्वल टू 0, 0 मैट्रिक्स ना बने तो हम बोल देंगे कि वो नो सोल्यूशन है। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब तीसरा केस हमारे पास बनता है, अगर डिटरमिनेंट 0 आ रहा है, फिर हमने सीखा था सर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करना है। अब जब b से मल्टीप्लाई करी तो यार उसने फिर से 0 दे दिया, एक 0 मैट्रिक्स बना दी। तो अब तो आपके दिमाग में एक ही बात आ रही होगी, तीसरा सोल्यूशन ही बचा है, जो कि हमने क्या पढ़ा, इन्फिनाइट। नहीं बाबूजी, यहां पे अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी 0 के इक्वल अगर आ जाए
तो यहां पे हम बोलेंगे कि वो कंसिस्टेंट भी हो सकती है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। कंसिस्टेंट का मतलब वो इनफिनाइट मैनी सोल्यूशन भी दे सकता है और वो नो सोल्यूशन भी हो सकता है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब 12th में नहीं है। तो हमें सिर्फ इतना ही बताना है कि वो कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो हम क्या बोल देंगे कि इनफिनाइट भी हो सकता है और नो सोल्यूशन भी हो सकता है। उसमें दो पार्ट है। पहला, अगर डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आया, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकाला, तो वो 0 के अगर इक्वल आ जाएगा तो वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो नो सोल्यूशन होगा ही होगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई अपन यहां पे। अब हम देखते हैं 3x3 मैट्रिक्स का कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, स्टेप नंबर 1, मुझे डिटरमिनेंट चाहिए ही चाहिए। और डिटरमिनेंट किसका चाहिए, ए मैट्रिक्स का। ए मैट्रिक्स किससे बनती है भाई, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से। तो अगर मैं यहां पे ए मैट्रिक्स लिखता तो कौन सी होती भाई, 5 -1 4, फिर कितनी थी 2 3 और 5, और फिर कितनी थी भाई 5 -2 और 6, यही था। अब हमें इसका क्या निकालना है भाई, डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट फाइंड करें, पहला है 5, इसकी रो को डिलीट कर दो, इसके कॉलम को कर दो, तो कितना हो गया 18 और +10, फिर कितना है -1, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो -1 को लगा दूंगा तो +1 हो गया। इसकी रो को डिलीट करो, इसके कॉलम को डिलीट करूंगा तो 12 - 25 हो जाएगा। फिर कौन सा है, 4 है, 4, इसकी रो को डिलीट करो, इसके कॉलम को तो -4 और -15 हो गया। तो कितना आ गया भाई, ये हो गया 28 × 5 कर दूं तो 0 4 140 हो गया। और कितना हो गया, ये -13 हो गया, और ये -19 तो -76 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये 89 हो गया, तो 140 - 89 हो गया, तो ये 51 बच गया पॉजिटिव। तो 0 नहीं है, तो इसका मतलब डिटरमिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो मैं इसे यूनिक सोल्यूशन कंसिस्टेंट बोल सकता हूं ना भाई। तो ये पूरा अपना कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने यूनिक पढ़ा। यूनिक के लिए फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं बातों को, क्योंकि कुछ 2-3 पॉइंट है सिर्फ जिसको हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर मुझे कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड करना है तो पहला मेरे लिए स्टेप है, स्टेप नंबर 1 की मुझे डिटरमिनेंट निकालना ही निकालना है। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो क्या है, वो यूनिक सोल्यूशन होगा ही होगा। फिर हमने पढ़ा कि अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो मेरे पास 2 संभावनाएं हैं, एक जो नो सोल्यूशन होगा और एक या तो वो नो सोल्यूशन या फिर वो इनफिनाइट होगा। तो उसके लिए हमने सेकंड स्टेप क्या करा था, हमने एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी निकाला था। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमने क्या बोला था, ये नो सोल्यूशन है। उसके बाद अगर 0 आने के बाद अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू 0 आ जाए, इक्वल टू 0 आ जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। मतलब इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट में ये इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसका हमें अभी नहीं पता कुछ भी, तो इसको वहीं छोड़ देंगे। तो समझ में आ गई, ये इनकंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट ऊपर वाला, ये इनफिनाइट भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। इसमें एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, 1 to 6 क्वेश्चन सारे आपके होमवर्क में है। सारे अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।